नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 समाजवाद एवं साम्यवाद से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो देख लीजिए, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथों में आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसे अक्टूबर के क्रांति भी कहा जाता है। अक्टूबर के क्रांति से क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख लीजिए, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न जान लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजीवाद क्या है? तो आंसर जानते हैं कि पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ का अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधि में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। इसे ही पूंजीवाद कहा जाता है। नंबर 3 प्रश्न को देख लीजिए। नंबर 3 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो आंसर जानते हैं कि रूसी क्रांति के निम्न 2 कारण: मजदूर की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांग के समर्थन में वे लोग जो है हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। मार्क्स ने मजदूर की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि मजदूर के पास अपनी बेड़ी के खोलने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता की समाप्ति कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। औद्योगिकरण की समस्या। रूस में अलेक्जेंडर तृतीय के समय में औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आई, लेकिन यहाँ पर रूसी औद्योगिकरण की पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इस कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था और यही 2 कारण जो थे, जो आपको रूसी क्रांति के कारण थे। यही 2 कारण जो थे, जो रूस में क्रांति के महत्वपूर्ण कारण थे। तो चलिए जानते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। हमारा चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो आंसर जानते हैं, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो ये रहा 4 का हमारा आंसर। अब 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं।
5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो रूसीकरण की नीति रूस की प्रजा विभिन्न जाति के सम्मिश्रण से बना था। वहाँ कई धर्म प्रचलित थे, कई भाषा थी। रूस में स्लाव, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि अन्य जाति के लोग थे, परंतु इनमें स्लाव जाति के लोग प्रमुख थे। अल्पसंख्यक जाति के विरुद्ध जार निकोलस द्वितीय जो के समय में जार निकोलस द्वितीय के समय में रूसीकरण की नीति अपनाई गई और एक जार एक धर्म का नारा अपनाया गया। गैर रूसी जनता का दमन किया गया, इनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, इनकी संपत्ति छीन ली गई। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरोध पोल ने विद्रोह किया तो उनका निर्दयतापूर्ण दमन किया गया। इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वो जारशाही के विरोध हो गए। चलिए, हमारा 6ठा नंबर ये प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न था। अब 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। तो आंसर जानते हैं। मजदूर को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूर को विशेष सुविधा जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूर संघ जो थे बनाने की सुविधा तथा जैसे कार्य घंटे, वेतन, मजदूर संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करना, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, यही जो था आपको समाजवाद की एक आर्थिक नीति थी। तो ये आपको 6ठा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा था कि साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। तो इस व्यवस्था में जो मजदूर को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना था, मजदूर को पूंजीपति वर्ग जो शोषण करते थे उससे मुक्त कराना था, उत्पादन एवं वितरण में समानता स्थापित करना था, मजदूरों को विशेष सुविधा जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूर संघ बनाने की सुविधा तथा मजदूर की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति करना था। तो यही व्यवस्था जो था जिसमें सामाजिक व्यवस्था में वर्ग संघर्ष को समाप्त कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता था। यही जो चीज़ जो सब था वो समाजवाद की एक नई आर्थिक व्यवस्था थी। तो ये 6ठा नंबर प्रश्न था। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है यूरोपियन समाजवादी के विचार का वर्णन करें। तो इतिहास के दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है, मार्क्स से पूर्व एवं मार्क्स के पश्चात। मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें क्रमशः यूरोपियन समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूरोपियन चिंतक आरंभिक चिंतक थे जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच की संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। इनकी दृष्टि में आदर्शवादी थी। ये प्रबुद्ध चिंतक की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता पर विश्वास किया करते थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है समाजवाद की क्या विशेषता थी। तो समानता का अर्थ है आर्थिक और राजनीतिक समानता। इसमें अवसर की समानता, योग्यता के अनुसार कार्य करने का अधिकार, सामान्य कार्य करने के लिए सामान्य वेतन तथा जीवन की न्यूनतम आवश्यकता के पूर्ति उपलब्ध करने की भावना सन्निहित है। तो उसका अंतिम लक्ष्य जो है वर्ग संघर्ष का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राष्ट्र के अधिकार को उचित ठहराया गया। समाजवाद के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर सभी समाजवादी सहमत है। प्रथम, समाजवाद निजी पूंजीवाद की आलोचना करता है। द्वितीय, समाजवाद श्रमिक वर्ग और मजदूरों
की आवाज़ है। एक तरफ यह व्यावसायिक वर्ग के पक्ष लेता है तो दूसरी तरफ पूंजीपति या मिल मालिक को शोषण मूलक चरित्र का विरोध करता है। तृतीय, समाजवाद धन के वितरण के संबंध में न्याय चाहता है, अर्थात उत्पादन के सभी साधनों पर समस्त जाति या समाज का स्वामित्व मान लिया जाए। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें कि रूस की क्रांति ने किस तरह पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसका 2 कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव काफ़ी व्यापक और दूरगामी थे। इसका प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देश पर भी पड़ा जो निम्नलिखित थे। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर बट गया। साम्यवादी पूंजीवादी विश्व जो था वो धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और समाजवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक स्तर पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया। इन देश में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को अपना वैचारिक समर्थन प्रदान किया। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? तो 1905 ईस्वी को रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, अतः इसे ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। तो 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दिया था और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देख। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी? आंसर, क्रांति से पूर्व रूसी कृषक की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से दबे हुए थे। समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था, जिनकी अर्ध दासों जैसी थी। उनकी हालत दासों जैसी थी। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? तो आंसर जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। रूस का युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा। युद्ध में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझी रहे, परंतु युद्ध में रूसी सेना चारों तरफ से हार रही थी। सेना के पास न अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य में जार ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। फलस्वरूप दरबार खाली हो गया। जार की अनुपस्थिति में जरीना और उसका तथाकथित गुरु रासपुटीन पादरी जैसे निकृष्टतम व्यक्ति के षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिस कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हम 13 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था। कैसे? मार्च 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया, जिसमें साम्यवादी विचारधारा के साथ साथ पूंजीवादी
विचारधारा को स्वीकार किया गया। कृषकों के अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई। एक किसान को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की गई। 1924 में सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल सोवियत संघ की मुद्रा में कर लेना प्रारंभ किया। सोवियत संघ छोटे छोटे उद्योग का विराष्ट्रीकरण किया गया। 1922 में 4000 छोटे उद्योग को लाइसेंस जारी किया गया। श्रमिक को कुछ नगद मुद्रा प्रदान किए जाने लगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजवाद क्या है? तो आंसर जानते हैं। उत्पादन, वितरण एवं लाभ पर राष्ट्र तथा समाज का नियंत्रण और आर्थिक एवं सामाजिक समानता की स्थापना ही समाजवाद कहलाता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब और कहाँ हुआ? तो आंसर है समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम 1832 में गुलेब नामक एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। या तो आप इस वीडियो को रोक के सारे प्रश्न को लिख लीजिए, या सारा प्रश्न का और उसका आंसर आपके NCERT बुक में मिल जाएगा। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।